हमारे क्षेत्र के अंदर एक विशारदगंज रेलवे स्टेशन है। मैं मांग करता हूं कि वहां पे ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां लोग पटरी फांद के जाते हैं और कई बार वहां पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और यहीं पे माननीय सभापति महोदया, विशारदगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग 6A रामपुरा अलीगंज में आज भी माननीय सदस्य प्लीज मान्यवर हमें 10 मिनट तो अलॉट हुआ था, हो गया। 10 मिनट से ज्यादा, 12 मिनट हो चुके, 12 मिनट से ज्यादा हो गया। अंडर पास बनाने की आवश्यकता है। और कोरोना काल में हमारे यहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, उस पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया था कोरोना काल के समय, उसको पुनः चालू करने की मैं मांग करता हूं। और हमारे यहाँ फरीदपुर से बुखारा रेलवे क्रॉसिंग जो बहुत अत्यंत जाम रहता है, आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उन पे भी उस पर ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। और अंत में मैं अदम गोंडवी साहब की जो 4-6 लाइनें हैं उनको कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत की है नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरों और गरीबों में, तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे गिलास सोने के, यहाँ जो मन के घर पे आज भी फूटी रकाबी है। इस सभापति महोदया, आपने मुझे वित्त विधेयक 2024 पे बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। और मैं आभारी हूं आंवला लोकसभा की महान जनता का, जिसने अपना आशीर्वाद देके हमें आपके बीच में भेजा। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार ने एक विकसित भारत यात्रा निकाली थी। वो यात्रा चुनाव प्रचार की दृष्टि से निकाली गई थी। और हमारे लोकसभा क्षेत्र में जब विकसित भारत यात्रा पहुंची तो तत्कालीन सांसद महोदय ने एक माता जी को एक मकान की चाबी देते हुए फोटो खिंचा रहे थे, तो उन माता जी से पूछा कि माता जी आपको आवास मिला है, कुछ इसमें आपसे कुछ लिया तो नहीं किसी ने? पूरी दुनिया ने वीडियो देखा, उन माता जी ने कहा था कि 30,000 रुपए दे के आवास मिला है। हमारे यहां, मैं बरेली से चुन के आता हूं, आंवला से, अस्पतालों का बुरा हाल है। कोई भी हमारे यहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग परेशान हैं। और मैंने अभी स्वास्थ्य के बजट में भी कहा था कि प्राइवेट डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल हों, लूट मचा रखी है उन्होंने। माननीय सभापति महोदया, आज किसानों की हालत इतनी खराब है, उस पर किस सरकार को कोई चिंता नहीं है। जहां एक तरफ बात होती है किसान की आय दोगुनी करेंगे, मुझे लग रहा है कि जो बजट आया है, जो विधेयक आया, इसमें किसानों को लेकर कोई चिंता की ही नहीं गई। उत्तर प्रदेश का किसान इतना दुखी परेशान है कि वो अपनी फसल लगाने के लिए रात रात भर, जब 3 डिग्री टेम्परेचर होता है तो अपने मेड़ पे खड़ा रहता है। उसके बाद भी फसल नहीं बचती। और आवारा पशुओं से छुटकारा दिलाने का वादा माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था, जो आज तक उसको भूल बैठे, भूल ही गए। किसान को आज उत्तर प्रदेश में कतई बिजली नहीं मिल रही है। ऐसे ऐसे गांव हैं जहां 15-20 दिन तक सप्लाई नहीं जा रही, धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, उसको लेके कोई चिंता नहीं हो रही है। हमारे नौजवान साथी भी दुखी हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और माननीय सभापति महोदया, मेरा तो सुझाव है सरकार को कि जो हमारे यहां, हमारे देश के अंदर इस समय सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी है, और ये युवा पीढ़ी गांव में रह रही है, उसके लिए ना तो अच्छे कॉलेज हैं, ना अच्छे स्कूल हैं, और ना खेल का मैदान है। शाम को युवा
3 घंटे कैसे खेले इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। या तो युवा शराब की तरफ चला जाता है या यूट्यूब में मस्त हो जाता है। इस पे सरकार को चिंता करनी चाहिए। केवल कहने से विकसित भारत बनने वाला नहीं है। विकसित भारत बनाना है तो रेलवे को सुधारिए। रेलवे की बड़ी हालत खस्ता है और बगैर गांव के विकास के विकसित भारत की कल्पना करना मैं समझता हूं केवल और केवल दिखावा छलावा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा से पहले जो सरकारें रही, माननीय नेताजी ने लोहिया गांव विकास योजना शुरू की थी और लोहिया गांव के माध्यम से गांव का विकास हो रहा था। ये डबल इंजन की सरकार कहने वाले लोग 10 सालों में एक भी गांव का विकास नहीं किया, बल्कि 2014 में जब ये आए थे तो उन्होंने कहा था सांसद गांव गोद लेंगे। जो गांव गोद लिए गए उन गांवों में कोई विकास नहीं हुआ। वो गांव पहले से ज्यादा बदतर स्थिति में चले गए। आज ऐसे हालातों को सर्वे किए बगैर, गांव के विकास की योजना बनाए बगैर केवल यहां से कह देना कि विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे, ये केवल देश को गुमराह करने वाला जुमला है। माननीय सभापति महोदया, जब 2014 में ये सरकार बनाने के लिए ये लोग प्रचार कर रहे थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विदेशों में काला धन जमा है। आज उस काला धन पे बात नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार मौका मिला है और तीसरी बार मौका मिलने के बाद भी सरकार सुधार की तरफ बढ़ी नहीं रही है। यहां पे जात की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे और गरीब की बात केवल भाषणों में होती है। गरीब का कल्याण कैसे हो, ये सरकार कहती है 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं और एक तरफ कह रही है कि हमने 39 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया। यानी कि हमारे देश के अंदर लगभग 120 करोड़ लोग गरीब थे। 140 में 120 करोड़ अगर लोग गरीब हैं तो आप समझ सकती हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है। ये हम नहीं कह रहे, सरकार का दावा है, ये सरकार का दावा है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को जमीनी हकीकत पे आना चाहिए, जमीन पे आना चाहिए और जमीनी हकीकत से रूबरू होते हुए इस सदन के अंदर कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाए जिससे इस देश का भला हो सके, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। आज हमारे यहां, मैं बरेली से चुन के आता हूं, आंवला से, अस्पतालों का बुरा हाल है। कोई भी हमारे यहां मेडिकल कॉलेज नहीं है, लोग परेशान हैं और मैंने अभी स्वास्थ्य के बजट में भी कहा था कि प्राइवेट डॉक्टर्स हों, हॉस्पिटल हों, लूट मचा रखी है उन्होंने। आज इस वित्त विधेयक में कैसे हमारा किसान मजबूत हो, उसके लिए मेरा एक सुझाव है कि देश के अंदर अगर हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ लगाने के बाद पेड़ को हम काट नहीं सकते। अगर सरकार, जो औद्योगिक क्षेत्र में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, रिहायशी क्षेत्र में होता है, उन लकड़ियों के पेड़ों को लगाने की अगर योजना कोई बनाए तो यहां से कानून बनना चाहिए कि अगर आप पेड़ लगाते हो तो आपको पेड़ काटने की भी अनुमति दी जाएगी। अगर किसानों को इनकम को बढ़ाना है, किसान को आगे बढ़ाना है, तो ऐसे कुछ कल्याणकारी योजनाएं बनाए बगैर हमारे देश का किसान समृद्ध होने वाला नहीं है। और चूंकि हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतया कृषि पे आधारित है, कृषि प्रधान देश है हम, और अन्नदाता ही सबसे ज्यादा अगर दुखी होगा, परेशान होगा, तो मुझे लग रहा है कि यहां पे बैठने वाले लोगों को भी कोई माफ नहीं करेगा। मान्यवर, हमारे यहां सरकार की तरफ से हो हल्ला मचाया जा रहा था वन नेशन वन इलेक्शन का, उस पे तो अभी कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन मैं ये मांग करता हूं कि इस देश में एक शिक्षा व्यवस्था कब लागू होगी। एक देश में एक शिक्षा व्यवस्था अगर लागू कर दी जाए तो कल्याण शायद हो जाए लोगों का।
क्योंकि प्राइमरी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। गरीब का बच्चा कब पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर एक देश और एक स्वास्थ्य व्यवस्था लागू कर दी जाए तो इस देश का कल्याण हो सकता है। लेकिन इसकी तरफ माननीय सभापति जी, हम लोगों की पार्टी का समय अलाट हुआ है, अभी तो 4 मिनट भी नहीं हुआ। ठीक है, 1-2 मिनट 4 मिनट भी नहीं 2 हुआ। मिनट में कर लीजिए, 2 मिनट और से। माननीय सभापति जी, वित्त विधेयक को मैं पढ़ रहा था। आम जनता से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें, वो इनकम टैक्स का है। इनकम टैक्स का जो एक्ट है, इस एक्ट को 2019 में जब मोदी जी की सरकार बनी और तत्कालीन वित्त मंत्री जेटली साहब थे, तो उन्होंने कहा था इसको हम बदलेंगे। पूरे देश के अंदर लोगों से सुझाव मांगे गए, पूरे देश के लोगों से इस पे चर्चा की गई। अब जब जेटली जी नहीं रहे तो उसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज जो ये एक्ट है इतना जटिल है, क्योंकि इसमें बार बार संशोधन हुए, वो इतना जटिल हो गया है कि लोग टैक्स जो देता है वो इसको उलझ जाता है इसमें। इसलिए हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा है, स्वयं उन्होंने अपने बजटीय भाषण में कहा है और इस स्थिति को स्वीकार भी किया है। और ये उन्होंने स्वीकार किया है, ये वित्त मंत्री की जो असफलता है वो इसमें साबित होती है। माननीय सभापति जी, वित्त मंत्री जी ने कहा है कि हम 6 महीने के अंदर इस एक्ट को रिव्यू करेंगे, लेकिन उसके लिए कोई कार्य योजना कैसी है, उस कार्य योजना के बारे में कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी विस्तार से नहीं बताया। इसलिए इस पे गंभीरता के साथ योजना बना के सदन को विश्वास में लेके सदन में ये बात रखी जाए, जिससे आम टैक्स पेयर को कुछ राहत मिले। और दूसरा, जो अभी इनकम टैक्स का संशोधन आया है, उसमें सरकार ने कहा कि जो बचत स्कीमों के माध्यम से, चाहे वो LIC हो, चाहे PPF हो, या और कोई टैक्स की रिबेट वाली स्कीमें हो, उनसे जो लोग छूट लेते थे उसको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और इससे जो हमारे यहाँ के एक सामान्य लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो जो उनके अंदर एक बचत की भावना थी कि हम टैक्स पे छूट पाएंगे इसलिए कुछ बचत कर ले, उसका भी इस नई टैक्स प्रणाली से नुकसान हुआ है। इसलिए इसको भी दोबारा इस पे विचार करना चाहिए। मानवर 2 मिनट और दे दीजिए। और जो टैक्स है 30% का टैक्स, ये बहुत ज्यादा टैक्स है। कारपोरेट से 25% टैक्स लिया जाता है, और एक जो आदमी एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, कम आमदनी है, उससे 30% लिया जा रहा। इस टैक्स स्लैब को भी ठीक करने की आवश्यकता है। और जो सेक्शन 115 BAB ऑफ इनकम टैक्स का जो उत्पादन समय सीमा में विस्तार की भी आवश्यकता है। मान्यवर, इस धारा में भी जो 15% टैक्स की रियायत दी जाती है उसको भी और कम किया जाए, जिससे मैन्युफैक्चरिंग का जो क्षेत्र है उसमें बढ़ावा मिले। और कंपनी से जो कारपोरेट से 25% का टैक्स लिया जाता है, यही टैक्स पार्टनरशिप पे भी लगाना चाहिए, जो पार्टनरशिप की कंपनियां हैं। माननीय सभापति महोदया, जो बातें यहां से होती हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए जमीन पे, इसको लेके भी कोई न कोई यहां से एक कमेटी बननी चाहिए। हमारे क्षेत्र के अंदर एक विशारदगंज रेलवे स्टेशन है। मैं मांग करता हूं कि वहां पे ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां लोग पटरी फांद के जाते हैं और कई बार वहां पे दुर्घटनाएं हो जाती हैं। और यहीं पे माननीय सभापति महोदया, विशारदगंज रेलवे स्टेशन के पास रेलवे क्रॉसिंग 6A रामपुरा अलीगंज में आज भी माननीय सदस्य प्लीज मान्यवर, हमें 10 मिनट तो अलाट हुआ था।
हो गया, थोड़ी 10 कृपा मिनट कर से ज्यादा, लीजिए। 12 मिनट हो चुके, 12 मिनट से ज्यादा हो इनमें गया। अंडरपास बनाने की आवश्यकता है। और कोरोना काल में हमारे यहां से एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, उस पैसेंजर ट्रेन को बंद कर दिया गया था कोरोना काल के समय, उसको Please पुनः complete चालू करिए। करने की मैं मांग करता हूं। और हमारे यहाँ फरीदपुर से बुखारा रेलवे क्रॉसिंग जो बहुत अत्यंत जाम रहता है, आए दिन घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं, उन पे भी उस पर ओवरब्रिज बनाने की मांग करता हूं। और अंत में मैं अदम गोंडवी साहब की जो 4-6 लाइनें हैं उनको कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत की है नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरों और गरीबों में, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे गिलास सोने के, यहाँ जो मन के घर पे आज भी फूटी रकाबी है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करता हूं कि मोदी जी को सैद्धांतिक रूप से 1 साल ही बचा है उनका कार्यकाल। माननीय सदस्य श्रीमती 1 साल बचा है माननीय अध्यक्ष महोदया। आपका समय हो गया, बोलिए माननीय सदस्य, प्लीज बोलिए। अभी 10 मिनट मेरे नहीं हुए। आप समय से ज्यादा बोल चुके हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं। कह रहा हूं सैद्धांतिक रूप पे माननीय मोदी जी का 1 साल का कार्यकाल है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने नियम बनाया है कि 75 साल की उम्र के बाद ना तो चुनाव लड़ना है, ना मंत्रिमंडल में रहना है। इस